नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 9 की विषय सामाजिक विज्ञान उसका हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ और इसका चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, फ्रांस की क्रांति। इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज जो है ना फ्रांस की क्रांति उसके सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी और बहुत ही आसान भाषा में करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्नोत्तर की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? 1786, 1789, 1776, 1732। तो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ख के साथ चलिए। 1789 में। वेस्टर्न का पतन कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, चारों में कब हुआ था? 14 जुलाई जो है 1789 में इसका पतन हो गया था। प्रथम स्टेट में कौन कौन आते थे? 3 स्टेट थे, 3 स्टेट्स में बांटा गया था। तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट में जो है ना सो पादरी लोग आते थे। और प्रश्न संख्या 4 है कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में जो है ना कुलीन लोग आते थे। कौन आते थे? कुलीन लोग। ऑप्शन नंबर ग के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 5 है कि तृतीय स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे? तो तृतीय स्टेट में जो आते थे सो दार्शनिक लोग आते थे। प्रश्न संख्या क में 5 का क होगा सही जवाब, दार्शनिक। वोल्टेयर क्या था? तो वोल्टेयर जो थे ना एक लेखक थे। प्रश्न संख्या 7 है कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थन करता था? किस सिद्धांत का समर्थक था वो? तो रूसो जो थे जनता की इच्छा, जनता जो है उसकी क्या इच्छा है उसके समर्थक थे। और मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? 4 पुस्तक का नाम है, बृहत ज्ञान कोश, दास कैपिटल, सामाजिक संविदा और विधि की आत्मा। तो मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा पुस्तक ही लिखी। और फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो लुई 16 था। और प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में जो है ना जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसी तरह फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है सो 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख के साथ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है। लुई 16 सन, अब खाली स्थान है इसमें फ्रांस की गद्दी पर बैठा। कब गद्दी पर बैठे? लुई 16 यही पूछा जा रहा है, 1774 में बैठे थे। फिर दूसरा है कि खाली स्थान है, लुई 16 की पत्नी थी, क्या नाम था उनकी पत्नी का? तो उनकी पत्नी का नाम था मेरी अंतोइनेट। और प्रश्न संख्या 3 है कि फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं? तो स्टेट्स जनरल कहते हैं। यहाँ स्टेट्स जनरल से भरा जाएगा खाली स्थान। चौथा है कि ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था? टैक्स फार्मर, अभी भी कहा जाता है, टैक्स फार्मर कहा जाता था। और पांचवा है कि खाली जगह के सिद्धांत की स्थापना मोंटेस्क्यू ने की थी। किसकी सिद्धांत, कौन सी सिद्धांत की स्थापना की थी? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की स्थापना मोंटेस्क्यू ने की थी। अब फिर खाली स्थान है कि प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है, किन राइटर की, किन लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है? पीछे भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक जो है ना वह सामाजिक संविदा है। फिर 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किस चीज की घोषणा की? तो मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की कि प्रत्येक मानव और नागरिक के अपने अपने अधिकार होंगे। और फिर आगे है कि जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो इस दल का प्रसिद्ध नेता जो थे ना वह थे मैक्सिमिलियन रॉबespierre। और दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? तो 1848 में हुआ। पहले दास प्रथा था यहाँ, तो इसके बाद दास प्रथा का समाप्त कर दिया गया, ऐसा समझिए। फिर 10 है कि फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन कब मिला? तो फ्रांसीसी महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिला। ऐसा समझ लीजिए कि पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिला हुआ था और 1946 में महिलाओं का मतदान करने का अधिकार मिला। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। और लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 1 है कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? किस कारण से हुआ था फ्रांस की क्रांति? राजनीतिक कारण पूछा जा रहा है। तो कारण बता रही हूं मैं कि 1774 ईस्वी में क्या हुआ कि लुई 16 गद्दी पर बैठा था और वह बहुत ही निरंकुश और फिजूल खर्च करने वाला एक अयोग्य शासक था। वो बहुत ज्यादा खर्च करता था, आमदनी से ज्यादा खर्च कर देता था। और उसकी पत्नी जो थी, किसकी पत्नी? तो लुईस 16 की, वो उसकी पत्नी जो थी सो मेरी अंतोइनेट भी बहुत खर्चीली थी। वह उत्सवों पर बहुत पैसा लुटाती थी और महल के 15,000 अधिकारी बिना कार्य किए वेतन में काफी पैसा उड़ाते थे, काम नहीं करते थे।
अधिकारी, लेकिन पैसा ले लेते थे, काफी उड़ाते थे पैसा। और राजस्व जो था तो राजस्व का 9% इन्हीं पर खर्च हो जाता था। उसके बाद क्या हुआ, फलस्वरूप फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और फ्रांस की निरंकुश शासन का अभाव होने के कारण वहां 175 वर्षों तक संसदीय संस्था स्टेट्स जनरल की बैठक नहीं बुलाई गई, जबकि बुलाई जानी चाहिए। अब दूसरे प्रश्न में फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण पूछा जा रहा है। पहले राजनैतिक था, अब सामाजिक कारण पूछा जा रहा है कि क्या कारण था सामाजिक। तो फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण मैं बता रही हूँ कि फ्रांस के मध्यम वर्ग के लोगों को कुलीनों के जैसा अधिकार नहीं दिया जाता था, भेदभाव किया जाता था दोनों के बीच में, और उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते थे। फिर दूसरा क्या था कि मध्यम वर्ग के लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था, यह बात जो था अपमानजनक था। और तीसरा है कि वहां किसानों की स्थिति खराब थी, वे करों के बोझ से दबे रहते थे। और राजनैतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। तो क्रांति के आर्थिक कारण थे, पहला था कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, जिसे सुधारने के लिए वहां की जनता पर करों को लाद दिया गया। लुटाते पैसा वो लोग थे, अधिकारी लोग, और कर कौन भरे, तो जनता भरे। फिर दूसरा क्या है कि किसानों पर भूमि कर के अलावे धार्मिक कर लगा दिया गया, सामंती कर लगा दिया गया, और दैनिक उपयोग की जो वस्तु पर भी कर लगा दिया, जैसे दिनचर्या में हम जो यूज करते हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। अब तीसरा क्या था, औद्योगिक क्रांति शुरू होने से मशीनों का उपयोग शुरू हुआ और बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी, इसके कारण क्रांति हो गया। अब बढ़ते हैं बौद्धिक कारण की तरफ। तो फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों का उल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है। तो बौद्धिक कारण क्या थे कि फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया, बौद्धिक आंदोलन शुरू हो गया, और उनमें मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर और रूसो प्रमुख थे। जो क्रांतिकारी थे ना, उनमें ये दोनों प्रमुख थे। इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा कहिए कि मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और वोल्टेयर इस बात का प्रबल समर्थक था कि जनतंत्र प्रजा हित में होना चाहिए। वह इस चीज को मानता था कि प्रजा के हित में काम होना चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू था वोल्टेयर सुधार के पक्षधर थे, लेकिन रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। लेटर्स दी कैचेट से आप क्या समझते हैं? तो फ्रांस में व्यक्तिक स्वतंत्रता नहीं थी। क्रांति से पहले किसी भी व्यक्ति को खुद का व्यक्तिक स्वतंत्रता भी नहीं था। मान लीजिए राजा या उसका आदमी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। बिना अभियोग का किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना अच्छी बात नहीं है, और इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग की गिरफ्तारी वारंट होता था। बताइए कितना जुल्म होता था, जिसको लेटर्स द कैचेट कहते थे। प्रश्न संख्या 6 है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? पहले अमेरिका स्वतंत्र हुआ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग चैनल पे नए हैं तो वहां विजिट कर देख सकते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर भी मैं पढ़ा दी हूँ, उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दी हूँ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पहले जो अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उसका प्रभाव फ्रांस पर भी पड़ा होगा, तो क्या पड़ा? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाजायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। अब यहाँ की सेना उस स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था, जिसमें क्या हुआ था कि जिससे वहां गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, और फ्रांस की जनता के लिए इसने प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। इन लोगों का आत्मबल बढ़ गया और इससे फ्रांस की क्रांति को बल मिल गया कि हम लोग भी क्रांति करेंगे, हम लोगों को भी स्वतंत्रता मिलेगी। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो ये दो अधिकार हैं। तो मानव एवं नागरिकों के अधिकार का अर्थ है नागरिकों को दिया जाने वाला स्वतंत्रता का अधिकार। हर देश में नागरिकों को मतदान का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, लेखन करने का अधिकार, विचार की अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सब जो है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और किसी भी इंसान को अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार होता है। तो आप लोग भी समझते होंगे कि मानव एवं नागरिक अधिकार क्या होते हैं। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा?
फ्रांस में जो क्रांति हुई इसका इंग्लैंड पर भी क्या प्रभाव पड़ा? तो इस क्रांति का इंग्लैंड पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। और क्या प्रभाव पड़ा कि इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड की जनता ने भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, आप देख लीजिए कि 1832 ईस्वी में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। अगर आवाज नहीं उठाते, बिना आवाज उठाए हुए कुछ नहीं होता है। तो आप लोग भी अपने अधिकार के लिए, मानव अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता ही है। जब आवाज उठाई तो 1832 ईस्वी में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हो गया। फ्रांस की क्रांति ने इटली को प्रभावित किया। कैसे? पहले तो इंग्लैंड को प्रभावित किया, अब इटली को कैसे, अन्य देशों को भी प्रभावित किया है। तो सब सारे देशों की चर्चा की जा रही है। कैसे किया प्रभावित इटली को? तो फ्रांस की क्रांति ने इटली को बहुत प्रभावित किया। और इस क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना को एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य स्थापित कर लिया। कौन किया? तो नेपोलियन ने। किसने इटली राज्य स्थापित किया? तो नेपोलियन ने। यहां से भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे। और एक साथ मिलकर युद्ध करने में राष्ट्रीयता की भावना आई। अब इटली तो प्रभावित हो गया। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति ने जर्मनी को कैसे प्रभावित किया। तो फ्रांस की क्रांति से जर्मनी भी बहुत हद तक प्रभावित हो गया। कैसे? तो जर्मनी पहले 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। कितने राज्यों में? ऑप्शन में दे देगा 100, 200, 300 था, तो 300 में मारिएगा। सही जवाब होगा 300। जर्मनी जो था वह पहले 300 छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था, पर नेपोलियन के प्रभाव से 38 राज्यों में सीमित हो गया। सबको जोड़ करके 38 राज्य हो गया। और इस क्रांति से जर्मनी के लोगों ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को अपनाया। बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, थोड़ा सा बड़ा होगा। आप लोग धैर्य के साथ शुरू से अंत तक बने रहें। प्रश्न संख्या 1 है कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। तो फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था राजनीतिक कारण। और लुई 16 जो था वह सन 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, जो कि निरंकुश और फिजूल खर्ची और अयोग्य शासक था। उसकी पत्नी जो थी उसका नाम था मेरी एंटोइनेट, वह भी बहुत खर्चीली थी। वह उत्सवों पर बहुत पैसे लुटाती थी और 15,000 अधिकारी जो थे बिना काम किए पैसे उठाते थे। अपना पैसा खूब खर्च करते थे वो लोग भी, मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। और राज्य का 9% जो राजस्व था इन्हीं लोगों पर खर्च हो जाता था, फिजूल खर्ची पर। फलतः फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, आर्थिक स्थिति। और फिर आगे क्या है कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था, जिस कारण वहां स्टेट्स जनरल को एक संसदीय संस्था थी, जिसकी बैठक जो थी वह 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई थी। अब सामाजिक कारण बता देती हूँ कि सामाजिक कारण के कारण ही फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रांस के मध्यम वर्ग के लोगों में बहुत असंतोष था। इनका कारण था कि सुयोगमन संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीनों जैसा सामाजिक सम्मान नहीं मिलता था। उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। और आगे है कि कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा मध्यम वर्ग के लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। यह बात उन्हें अपमानजनक लगती थी। किसी को भी लगेगा भाई। मध्यम वर्ग के द्वारा फ्रांस की क्रांति में समानता का नारा दिया गया। फिर सैनिक कारण भी था। वहां पदों पर जो नियुक्ति होती थी ना, तो असमानता का अभाव था उसमें। सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था, पादरी लोगों को नहीं। वहां सैनिक को काम के हिसाब से वेतन कम दिया जाता था और उन पर बहुत कठोर अनुशासन लगाए जाते थे। सैनिकों के लिए भोजन की भी सही व्यवस्था नहीं थी वहां। फ्रांस के क्रांति के कारण पूछे जा रहे हैं, तो 5 कारण मैं बता देती हूँ। अब आर्थिक कारण था, चौथा विदेशी युद्धों और अपव्ययों के कारण फ्रांस की क्रांति स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिसे सुधारने के लिए जनता पर करों का बोझ डाल दिया गया था। करे कौन, भरे कौन। और कर वसूलने का तरीका भी असमानता और पक्षपात पर आधारित था। किसानों के ऊपर भूमि कर लगाया गया था। इसके अलावे उन्हें टीथे नामक धार्मिक कर चर्च को देना पड़ता था। इसके अलावे उन्हें सामंती कर के साथ साथ दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी कर देना पड़ता था, जिसके कारण वहां की जनता की स्थिति जो थी वह खराब हो गई थी। इसके कारण क्रांति छिड़ गया। अब 5वां है और अंतिम कारण है कि व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। फ्रांस में सभी प्रकार की स्वतंत्रता का अभाव था।
वहां भाषण, लेखन या अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का भी अधिकार नहीं था किसी व्यक्ति को। और वहां धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता नहीं थी कि भाई आप हिंदू हैं तो हिंदू मान लीजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहिए, ऐसा नहीं था। वहां का राज धर्म कैथोलिक धर्म था और सभी को इसी धर्म को मानना था, जबरदस्ती मनवाया जाता था। और जो लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे उन्हें कठोर सजा दी जाती थी। इस तरह की व्यवस्था थी वहां। प्रश्न संख्या 2 है कि फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेख करें। तो इस क्रांति के परिणाम आए और पहला है कि पुरातन व्यवस्था का अंत। फ्रांस की क्रांति के बाद वहां सामंतवाद का अंत हो गया और वहां पुरातन व्यवस्था समाप्त हो गई और आधुनिक युग का जन्म हुआ, जिससे स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा है कि धर्मनिरपेक्ष राज। फ्रांस की क्रांति के वहां धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना हुई और वहां जनता को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। क्रांति के बाद ही संभव हो पाया सब कुछ। तीसरा है कि जनतंत्र की स्थापना। इस क्रांति में वहां से राजा के दैनिक अधिकार के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और जनतंत्र की स्थापना करवाई गई। चौथा है कि व्यक्ति की महत्ता। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए और उनके कर्तव्यों की घोषणा कर दी गई। फिर समाजवाद का प्रारंभ हो गया। इस क्रांति के साथ ही वहां समाजवाद का उदय हुआ। जैकोबिन्स ने सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा की और गरीबों का पक्ष लिया और उनके राजनीतिक अधिकारों की भी घोषणा कर दी। फिर वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुआ। क्रांति के बाद वहां के व्यापारियों पर से कई प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंध जैसे गिल्ड प्रथा, प्रांतीय आयात कर इत्यादि हटा दिए गए, जिससे वहां व्यापार किया तेजी से विकास हो गया। प्रश्न संख्या 3 है कि फ्रांस की क्रांति एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी, कैसे? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पादरी, अभिजात वर्ग था, मध्यम वर्ग। और इनमें पादरी तथा अभिजात वर्ग को कुलीन वर्ग कहते थे तथा इन्हें कई प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। फ्रांस की कुल भूमि का 40% जो था इन्हीं के पास था। दूसरी ओर 90% जनता मध्यम वर्ग की थी। इन्हें किसी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। डॉक्टर, वकील, शिल्पी और मजदूर आदि इस वर्ग में आते थे, 90% वाले में। और मध्यम वर्ग में सबसे ज्यादा असंतोष था, क्योंकि सुयोग्य और संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीनों जैसा सम्मान प्राप्त नहीं था। राज्य के सभी ऊंचे ओहदे पर कुलीनों के लिए सुरक्षित थे। कुलीन वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। इसीलिए मध्यम वर्ग ने फ्रांस की क्रांति ने अहम भूमिका निभाई और जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी। जिसको कष्ट होता है वही ना आवाज उठाता है। प्रश्न संख्या 4 है कि फ्रांस की क्रांति में वहां के दार्शनिकों का क्या योगदान था? दार्शनिक का पूछा जा रहा है। फ्रांस की क्रांति में फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात शुरू किया और इनमें प्रमुख थे मोंटेस्क्यू और वॉल्टेयर तथा रूसो। पीछे मैं बता चुकी हूँ। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के 3 अंगों का, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और वोल्टेयर राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए का प्रबल समर्थक था। और मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर सुधार चाहते थे, लेकिन रूसो पूर्ण परिवर्तन करना चाहता था। वो लोग सिर्फ सुधार चाहते थे। रूसो जो थे वो जनता के पक्ष में थे और चाहते थे कि पूर्ण परिवर्तन हो जाए, अतः वह जनतंत्र के समर्थक थे। प्रश्न संख्या 5 है कि फ्रांस की क्रांति के देनों का उल्लेख करें। क्या दिया, क्रांति के बाद क्या मिला? तो पहला पॉइंट है कि फ्रांस की क्रांति ने सामंतवाद का अंत कर दिया, राजनीति युग का जन्म दिया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को प्रोत्साहन मिला। दूसरा क्या मिला, देखिए कि इस क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धिवाद का उदय हुआ तथा जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। पहले धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। तीसरा है कि फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकारों को समाप्त कर जनतंत्र की स्थापना की। चौथा पॉइंट है कि व्यक्ति की महत्ता पर बल दिया गया था, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की घोषणा की गई। पांचवा है कि दास प्रथा की समाप्ति हुई, पहले दास प्रथा भी था। और आगे है कि कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 6 है कि फ्रांस की क्रांति का यूरोपीय देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब क्रांति हुई तो दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ा। आप देखिए कि क्या पड़ा। पहला है कि इटली पर पड़ा। फ्रांस की क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और जिससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था। इटली राज्य की स्थापना हो गई।
दूसरा है कि जर्मनी पर प्रभाव पड़ा। जर्मनी जो 300 राज्यों में बटा हुआ था, नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण को बल मिला। और तीसरा क्या है, पोलैंड पर भी प्रभाव पड़ा। तो पोलैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको देख लीजिए कि नेपोलियन ने पोलैंड में भी स्वतंत्रता की लहर फूंक दी, और पहले रूस और ऑस्ट्रेलिया में बंटा था, पर बाद में क्रांति के फलस्वरूप पोलैंड का स्वतंत्र राज्य कायम हो सका। फ्रांस की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी, इस कथन की पुष्टि करें, यही कहा जा रहा है। तो इस घटना को हम लोग युगांतकारी क्यों कहेंगे, इसीलिए कहेंगे कि क्रांति के बाद एक युग का अंत हो गया और दूसरे युग की शुरुआत हुई। फ्रांसीसी क्रांति को एक देश नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। और फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक कायम की। दूसरे देश भी राजशाही शासन व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करने लगे। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति के लिए लुईस 16 उत्तरदायी था। तो फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, और पूर्व राजवंश के लुईस 15 के शासन काल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा जो थी वह उच्च शिखर पर थी, अच्छी थी, ऐसा समझ लीजिए ना। लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए, और 1774 ईस्वी में लुईस 16 जो था वह गद्दी पर बैठा, जो कि निरंकुश शासक था, फिजूल खर्ची करता था, अयोग्य भी था। और उसका विवाह जो था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट के साथ हुआ था, जो क्या करती थी, उत्सवों में काफी रुपए लुटाती थी और अपने खास आदमियों को ओहदे दिलाने के लिए राजकाज में दखल देती थी। और राजा के वर्साई स्थित महल में 15,000 ऐसे अधिकारी थे जो कोई कार्य नहीं करते थे, लेकिन राजस्व का 9% इन्हीं के वेतन के रूप में खर्च हो जाता था। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। जैकोबिन क्लब का फ्रांस की क्रांति में क्या योगदान था? तो भाई जैकोबिन क्लब क्या था, सबसे पहले इसको जान लीजिए। यह जो क्लब था ना, आलोचकों का समूह था। इसमें क्या होता था कि इसका जो नेता थे वह रॉबस्पियर थे। रॉबस्पियर क्या करते थे कि रॉबस्पियर वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे, वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक थे। 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मतदान का अधिकार देकर चुनाव कराया गया, और उसके बाद क्या हुआ, 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया था। राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। देशद्रोह के अपराध में लुईस 16 पर मुकदमा चलाया गया तथा 21 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी दे दी गई। यहाँ से कब फांसी दी गई, कब उनका निधन कब हो गया, तो 21 जनवरी 1793 को। किनका, तो लुईस 16 का, जो कि राजा थे वहां के। कुछ दिनों के बाद मेरी एंटोइनेट को भी फांसी दे दी गई, और कन्वेंशन द्वारा फ्रेंच को राष्ट्र की एकमात्र भाषा घोषित कर दी गई। प्रश्न संख्या 10 है कि नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए कौन कौन से सुधार पारित किए? तो फ्रांस में 3 स्टेट्स थे, बता चुकी हूं मैं। तो फ्रांस में 3 स्टेट्स थे, और तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधियों द्वारा 20 जून 1789 में टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली का गठन किया गया, जिसमें निम्न जो सुधार है वह बताए गए, लिखित है। प्रत्येक व्यक्ति था धार्मिक स्वतंत्रता मिले, जो पहले नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता मिला है, जो कि पहले नहीं मिला था। दूसरा है कि फ्रांस की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई। तीसरा क्या हुआ कि असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, और उसके बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। चौथा है कि नेशनल असेंबली ने 27 अगस्त 1789 को नागरिकों के अधिकार को मान लिया। और पांचवा है कि राष्ट्र का एक नया कैलेंडर लागू किया गया। और छठा है कि राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चला गया। उसके बाद बताएंगे कि लुईस 16 को फांसी मिल गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी को भी फांसी मिल गया। यह जो चैप्टर था फ्रांस की क्रांति, इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया है। और जो है हिस्ट्री है ना, सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, किसी भी तरह की परीक्षा में आप बैठिएगा तो हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे ही। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।